देखो, 2 बार तो हाथ मार लिया था ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस के जूते चुरा के, लेकिन कल हमने रॉ में देखा कि वो जो जूता चुराई है वो रोमन रेंस ने करने नहीं दी ब्रॉन्सन रीड को। तो उसके बाद देखो अब वो कैसे, ये रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद की एक फैन कैम की फुटेज आप यहाँ फोटोज में देख सकते हो। लिटरली रोमन रेंस एक बुढ़े की तरह मॉक कर रहे हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को कि भाई तुम किस टाइप के बंदे हो, तुमसे चला वाला भी नहीं जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेल कर रहे थे पेट पिटाने के बाद रोमन रेंस से। तो उस चीज के मजे ले रहे हैं रोमन रेंस। और अब जब मैं रोमन रेंस को देख रहा हूं, ये हो सकता है पूरी तरीके से गलत भी हूं, लेकिन थोड़ा सा सामने वाले बंदे के दिमाग में घुस के चीजें देखने में कभी कभी मजा आ जाता है। तो रोमन रेंस को देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अपना रीसेंट हाल फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू में लास्ट टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। या तो ये रीजन है कि उनको पता है कि भाई अब मैं बहुत टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू में वैसे भी टिकने नहीं वाला, मूवीज वगैरह का सारा उनका सीन सपाटा रहेगा, इस वजह से वो होंगे नहीं। या फिर अपने इस कैरेक्टर में रोमन रेंस को इतना मजा आ रहा है, या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ही लाइट लेने लग गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कल मैं बोल भी रहा था ना रिव्यू में कि यार ये रोमन रेंस का बस यही होता है क्या, मार पिटाई या कभी मार दिया। आपने रोमन रेंस का कोई प्रोमो भी नहीं देखा, तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से सोच रही है रोमन रेंस को लेके, जबकि इनको ये पता है कि रोमन रेंस वो सुपरस्टार है जिसको लेके कोई ये नहीं कह सकता कि जब ये मेरी स्क्रीन पे आ जाता है तो मेरे को ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है दूसरा बंदा दिखाओ। एक बार को तुम जॉन सीना के लिए कह सकते हो, हाल फिलहाल में कोडी रोड्स के लिए कह सकते हो, मैकिंटायर के लिए कह सकते हो, लेकिन आई थिंक ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वाला स्टेटस फिर कुछ अलग ही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉन सीना को देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, भाई उसका तो फेयरवेल टूर ही चल रहा है। लेकिन समझ रहे हो किस तरीके से मैं कह रहा हूं, अभी जैसे रिसेंट टाइम में हाल फिलहाल में मामला रहा है, तो पता नहीं, होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सीरियस भी करे अब रोमन रेंस के साथ। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, और इन जूतों वाली कहानियों से ही बातों को शुरू करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया, लेकिन इसके बाद ब्रॉन्सन रीड आते हैं रॉ रिकैप वाले शो पर, जो डब्ल्यूडब्ल्यू का ही शो है, और यहां पे आके उन्होंने बताया कि कैसे रोमन रेंस मेरे से डरता है। वो कहते हैं कि ये बंदा कभी भी सामने से तो आता नहीं है मेरे, जब भी ये सामने से है मैं इसके जूते लेके भाग गया हूं। तो इस बार भी रोमन रेंस ने ब्लाइंड साइड करके अटैक किया ताकि हम कुछ कर ना पाए। और उसके बाद जब मैं उसकी तरफ जा भी रहा था, वो तो हमारे पॉल हेमन ने हमें रोक दिया, वरना इसको जाके मैं अच्छी तरीके से बताता। और आपको पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और इनका वो कुछ अलग शुई होता है जहाँ पे ये, समझ रहे हो, उसमें भर के और फिर पीते हैं। अब उनका कल्चर अलग है, वो जैसा है जो भी है उसको अपना अलग रहने दो, उसके बारे में हम कोई अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देने वाले। लेकिन ये क्या ब्रॉन्सन रीड करेंगे रोमन रेंस के जूतों के साथ, वो उन्होंने बोला। वो कहते हैं कि अरे ऑस्ट्रेलिया में तुमको पता है हमारा रहता है, तो रोमन रेंस के जूतों के साथ मैं कर तो दूं, लेकिन भाई मुझसे बदबू बहुत आती है। ये ब्रॉन्सन रीड ने खुद बोला। वो कहते हैं कि मैं उसको गले में डाल के अपने दिन रात घूम रहा होता हूँ ना, मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा स्टिंग करते हैं। तो उस चीज से तो शायद बच के ही रहने वाले हैं ब्रॉन्सन रीड। मैं तो कह रहा हूँ भाई, एक तो तुम उसका जूता चुरा के लेके जा रहे हो, फिर अब ऑब्वियसली उसको कोई वैलिडेट करने तो जाएगा नहीं कि ब्रॉन्सन रीड ये सही बोल रहा है रोमन रेंस के बारे में या नहीं। लेकिन पता नहीं क्या ही कैरेक्टर बना दिया उन्होंने ब्रॉन्सन रीड का, जो कि बहुत अच्छा है। हर कैरेक्टर में कुछ एक लेयर्स होनी चाहिए, और ब्रॉन्सन रीड तो अपनी सुनामी लेके आते हैं, अपना वो पावर हाउस वाला फील लेके आ रहे हैं, अपना ये रोमन रेंस के साथ जो उन्होंने जूतों वाला हिसाब किताब शुरू कर दिया वो अलग ही लेके आ रहे हैं। और ऐसे कैरेक्टर बिल्ड होता है जो कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ब्रॉन्सन रीड को हेल्प भी करने वाला है। और फिर उन्होंने एक चीज और बताई, और अगर आपके ध्यान में नहीं है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि आज तक किसी ने भी सुनामी के ऊपर किक आउट नहीं किया। अब इस फैक्ट को मैंने पूरी तरीके से जाके चेक नहीं किया, लेकिन रॉ रिकैप पे आके अगर ब्रॉन्सन रीड बोल रहे हैं तो आई थिंक हम इसको सही मान सकते हैं। बाकी आपने कभी देखा कि कोई कर रहा है ब्रॉन्सन रीड के सुनामी के ऊपर किक आउट? उल्टा होता तो यह है कि वो बंदा अगली बार मंडे नाइट रॉ फिर स्मैकडाउन में आ जाए, वो बड़ी बात होती है। तो ये उन्होंने बोला, और कहते हैं यही क्लैश इन पेरिस में मैं रोमन रेंस के साथ करने भी वाला हूं। तो देखो, वैसे भले ही आप ऐसे मान सकते हो कि कोई बहुत रोमन रेंस के लेवल का मैच नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसके अराउंड स्टोरी बहुत अच्छी बना दी। वो भी तब जब रोमन रेंस ने कोई प्रोमो कट नहीं किया, वो जूतों के बेसिस पे इन्होंने इस स्टोरी को इतना बड़ा बना दिया। अब भाई तुम रोमन रेंस के मुंह से कुछ शब्द भी बुलवा दो, क्योंकि अगली मंडे नाइट रॉ में भी रोमन रेंस आने वाले हैं। अब रॉ में तो इतना कोई जबान फूटी नहीं रोमन रेंस की, वो थोड़ा सा ट्रैश टॉक कर रहे थे मैच के बाद, वो मैंने आपको कल रिव्यू में ही बता दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है, और सबसे पहले उन्होंने अपने जो जूते हैं उनका फ्लेक्स किया, जो कि उनके लिए कस्टम जूते हैं, और कहते हैं नहीं नहीं इनको तो कोई नहीं चुराने वाला है। ऐसा बड़ी छाती चौड़ी करके रोमन रेंस बोलते हैं। तो सोचो, एक टाइम पे ये अपनी चैंपियनशिप फ्लेक्स करते थे, आज वो बंदा रोमन रेंस के जूते चुरा के फ्लेक्स कर रहा है, और अब खुद रोमन रेंस भी फ्लेक्स कर रहा है कि ये वाले जूते नहीं चुरा पाया ब्रॉन्सन रीड मेरे। तो ये मतलब फनी भी है स्टोरी, लेकिन थोड़ा वैसे भी है कि अच्छा कोई सीरियस प्रोग्राम में भी थोड़ा आना चाहिए था रोमन रेंस को। मैं भी कुछ अलग ही बोल रहा हूँ, एक तरफ मैं इसको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, फिर कभी कभी कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात है ना, रोमन रेंस को बड़े स्टेटस में इतने कुछ सालों से देखने की हो गई है। तो अब मेन प्रोग्राम तो वैसे सेथ रॉलिंस के साथ ही होगा, और आई थिंक ये मैच की प्रेडिक्शन वीडियो तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कोई चांस नहीं है इस मैच में ब्रॉन्सन रीड के जीतने का।
का, क्योंकि विजन को जिस विजन में रख के ये आगे के लिए सोच रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। नेओमी के बारे में भी कल हमको पता चला कि भाई उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, और जिस तरीके से हाइप बनी थी इसके अराउंड, मैं बोलूंगा कि सेगमेंट होने के बाद वो हाइप और ज्यादा बढ़ गई थी। अब देखो नेओमी के बारे में पता चला, उन्होंने खुद बताया कि वो 7 वीक्स से प्रेग्नेंट है। तो सोचो इन 7 वीक्स में हुआ क्या क्या। उन्होंने अपना कैश इन भी किया, उन्होंने तगड़े वाले बम्स भी लिए। तो लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एवर नेओमी चैंपियन बन चुकी हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में कोई चैंपियनशिप जीती हो, क्योंकि ऑब्वियसली उस पॉइंट पर उनको पता नहीं था, तो लोग थोड़े से कंसर्न भी थे। लेकिन ऐसे ह्यूमन बेबी नहीं बनता पेट में कि भाई तुम एकदम से कुछ शुरुआती हफ्तों में कुछ करने लग जाओ तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो। कोई फनी फनी वीडियोस फोटोज भी पोस्ट कर रहा है कि बच्चा पैदा हुआ, उसका जो सिर है वो पिचका हुआ सा है, वो दबा हुआ सा है, क्योंकि एक बम्प लिया नेओमी। खैर वो तो फनी वे में था, लेकिन लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही कंसर्न दिखा देते हैं, तो ऐसा कुछ सीरियस बात थी नहीं। बट ये थोड़ा मानना पड़ेगा कि अच्छा इतनी सारी चीजें उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पर कर ली और इस बात से वो खुद भी अवेयर नहीं थी। 31 अगस्त को होने वाला है क्लैश इन पेरिस, जो कि हमारे इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से फिर आपको पता ही है। ये नहीं ये तो फ्रांस में हो रहा है ना, तो इसकी क्या टाइम होगी, लेट मी चेक। A few moments later. तो अगर मैंने अब अपनी कैलकुलेशन सही करी है तो क्योंकि हम 3.5 घंटे आगे हैं फ्रांस वालों से, तो जब ये फ्रांस में शो होगा तो इसका मतलब कि वहां वो 8 बजे शुरू होगा, तो हमारे लिए वो रात में होगा। लगभग ऐसे मान सकते हो 11:30 और 12 बजे के आसपास, जो कि एक और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है कि इंस्टाग्राम पे इसके अराउंड हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आप बताओ को वाइब कैसे आ रही क्लैश इन पेरिस के लिए। एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच अनाउंस है, ये पूरा जो मैचेस है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, शेमस और रूसेफ का, फिर लोगन पॉल एंड जॉन सीना और ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस। अब मुझे थोड़ा थोड़ा पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत कम मैचेस होते हैं पीएलईस के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा इजी लगने लगा है कि चलो ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उसको ही क्योंकि ये फीचर करते हैं, तो फिर हमारा भी दिमाग थोड़ा डाइवर्टेड कम होता है कि इन्हीं मैचेस के ऊपर फोकस करना है। बाकी हाइप आपको कैसी फील हो रही है वो आप बता सकते हो, क्योंकि अभी क्लैश इन पेरिस में है और बाहर का क्राउड है, तो शो का माहौल तो बहुत जबरदस्त होगा, और अगर अच्छा प्रोग्राम भी डिलीवर कर दिया तो फिर ये एक मेमोरेबल प्रीमियम लाइव इवेंट बन सकता है, जो कि बाहर का क्राउड हमेशा पूरी कोशिश कर ही देता है और उसमें सक्सेसफुल हो भी जाता है। इसके अलावा भाई जॉन सीना के इंस्टाग्राम अकाउंट की बात कर लें थोड़ी सी, तो जॉन सीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको पता है ऐसी पोस्ट होती है जिसका ज्यादा सिर पैर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उसका ज्यादा सिर पैर लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका एंड में निकलता कुछ नहीं है। तो उन्होंने बस एक सेथ रॉलिंस के साथ सेथ रॉलिंस की फोटो पोस्ट करी, और ये समर स्लैम में जो उन्होंने कैश इन करके सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। अब यहाँ पे आप देखो ये फोटो है। अब क्या इससे जॉन सीना ये कह रहे हैं कि उनकी जो नजरें हैं वो है सेथ रॉलिंस के ऊपर भी कि भैया देख ले, अभी मैं भी अपनी जो हिसाब किताब है शायद तेरे से कुछ कर सकता हूं, और अगर ऐसा है तो क्या पता वो 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी जा रहे हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस के डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, और अगर उसमें बीच में जॉन सीना घुसते हैं तो वैसे उनके पास अपने जो महीने हैं वो कम बचे हैं। अगस्त भी भाई ऑलमोस्ट गया, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर 4 महीने ही बचते हैं। बट ये फोटो पोस्ट करने के कुछ आपको कुछ लॉजिक लग रहा है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हॉलीवुड रिपोर्टर जो कि काफी ज्यादा एक रेपुटेड आउटलेट है जो कि चीजें पब्लिश करते हैं, उन्होंने रैंक किया है टॉप 10 रेसलर्स को जो कि एक्टर बने हैं, और इस लिस्ट में ड्वेन द रॉक जॉनसन का नाम टॉप पे नहीं है। और भाई ये बहुत बड़ी न्यूज बनी, स्पेशली ऑब्वियसली रेसलिंग कम्युनिटी में। नंबर 1 पर जो नाम है वो है बटिस्टा का, और नंबर 2 पर रैंक हुआ है ड्वेन द रॉक जॉनसन का नाम। फिर आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, जॉन सीना, रॉडी पाइपर, फिर एज का भी नेम है, केविन नैश, होगन, पॉल वाइट, जेसी वेंचुरा और आंड्रे द जायंट। तो ऐसे करके जो पूरी लिस्ट है वो बनी हुई है। अब यहाँ पे जब लोग देख रहे हैं कि बटिस्टा टॉप पर है, एक तो रॉक को लेकर कुछ अलग ही नेगेटिविटी सी भी है, क्योंकि वो बंदा है थोड़ा, क्योंकि सक्सेसफुल हो गया है और थोड़ा उसके अंदर अपना हिसाब किताब भी रहता है कि मैं कुछ ऐसा हूँ, थोड़ा ईगो वाला कह सकते हो, बट नॉट इन वेरी नेगेटिव वे, बट कुछ रहता ही आपको पता है इन बंदों के अंदर। तो रॉक को लेके फिर, और रिसेंटली अभी उन्होंने थोड़ा सा काम खराब भी कर दिया अपना, जिस तरीके से वो अपीयर हुए थे और स्टोरी में इतना घुस नहीं पाए। तो बटिस्टा को जब रैंक किया टॉप पे, तो भाई सारा इंटरनेट इस बारे में बात कर रहा है कि देखो भाई जो बटिस्टा है वो रॉक से बेटर है। फिर लोग इसमें ये भी बात कर रहे हैं कि अच्छा जॉन सीना को नंबर 2 का स्पॉट क्यों नहीं मिला, मतलब रॉक को नंबर 2 पर भी लोग हजम नहीं कर रहे हैं। अब हॉलीवुड की बात चल रही है, तो मैंने आपको स्ट्रीट फाइटर के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने रोमन रेंस का सुना, रोमन रेंस तो रॉ में आ रहा है, लेकिन कोडी रोड्स ने एक टीज किया अपना स्ट्रीट फाइटर में। गायल इस कैरेक्टर का नेम है ना, अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाके चेक किया था कि अच्छा इसको ऐसा ही बोल रहे हैं वहां पे जाके। तो आप यहाँ पे देखो शैडो में, परछाई में कोडी रोड्स ने एक फोटो पोस्ट की है, और बाल तो भाई बिल्कुल उन्होंने इस कैरेक्टर के जैसे बना दिए, जैसे बिल्कुल ऊपर टोपी से पहना दी हो छोड़ी वाली वैसा। अब देखते हैं फाइनल लुक, या फिर क्या हमको इस मूवी से पहले इनके लुक के भी कुछ दिखता है हिसाब किताब, क्योंकि वो देखना अपने आप में
बहुत मस्त होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों ही कास्ट हुए हैं, रोमन रेंस और कोडी रोड्स, तो इस स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए एक रेसलिंग फैन बेस के अंदर भी अलग एक इंटरेस्ट होगा देखने के लिए, क्योंकि इन दोनों बंदों के 2 मैचेस हो चुके हैं रेसलमेनिया में। बाकी मुझे पता नहीं है इसकी स्टोरी है क्या ये कैरेक्टर में एक दूसरे के यार दोस्त हैं या अगेंस्ट में है, या सारे ही अगेंस्ट में होने चाहिए, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। तो आप कुछ पता है इसके बारे में तो डेफिनेटली आप वो बता सकते हो। ब्रॉक लेसनर की बात कर लेते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में एक स्पेकुलेशन है, और आई थिंक अगर आप इसको फिट करके देखो, जब से ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रिटर्न हुआ है, शायद ऐसा लग रहा है कि यही अब नया तरीका है आगे ब्रॉक लेसनर को WWE का यूज करने का। तो जब ये पार्ट टाइमर वाली इतनी कोई टर्म नहीं थी उस टाइम पे, अभी रिसेंट टाइम पिछले 10 साल की बात करोगे तो ब्रॉक लेसनर की वजह से ही वो हुआ था, क्योंकि वो 2012 में जब वापस आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी डिमांड रखी थी, भैया मैं सारे शोज पर नहीं आऊंगा, तो पार्ट टाइम वाला शेड्यूल वहां से आया। फिर हमने वो रोमन रेंस के लिए देखा। अब लग रहा है कि इसका कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला वर्जन और लेके आए हैं ब्रॉक लेसनर। जैसे रोमन रेंस सब हो चुके हैं बहुत बड़े वाले पार्ट टाइमर, उसका भी कोई एक ऊपर लेवल है कि बिल्कुल एक अट्रैक्शन की तरह ही WWE यूज करेगी ब्रॉक लेसनर का। अगर वो किसी एक स्टोरी में आ भी गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लगातार शोज पर अपीयर होंगे। जहां पे WWE को लगेगा भाई ठीक है इस वाले शो पर यूज, बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए WWE लिमिटेड डेट्स पर यूज करेगी ब्रॉक लेसनर को। इवन अगर आप इससे उनके पुराने शेड्यूल से कंपेयर करोगे, जब वो लास्ट मैच करके गए थे कोडी रोड्स के साथ, उससे भी ज्यादा रेयर अपीयरेंसेस होगी ब्रॉक लेसनर की। एंड मुझे लगता है ये दोनों तरीके से WWE को मदद कर सकती है। एक तो रेयर अपीयरेंस होगी ब्रॉक की, तो वैसे भी वो बंदा जब आता है तो वो एक्स्ट्रा कुछ शो में अलग फील लेके ही आते हैं, क्योंकि फिर वो पूरा शो ही डिफरेंट फील होता है। और दूसरी चीज ये कि शायद WWE अभी इन कॉन्ट्रोवर्सीज के अराउंड ब्रॉक लेसनर को थोड़ा लिमिटेड यूज करेगी, तो उनको भी पता है कि फिर नेगेटिव जो बातें हैं वो कम होगी। भले ही WWE को उस चीज से कोई वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाले, लेकिन वो क्यों ही चाहेंगे कि इसके अराउंड कोई नेगेटिव बातें हो। तो एक डिफरेंट तरीके से आपको यूटिलाइज करती हुई दिखेगी WWE ब्रॉक लेसनर को। और वो हमने देखा भी, जैसे समर स्लैम में आ गए, अब कायदे से क्लैश इन पेरिस में मैच होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। बीच में लोगन पॉल के मजे आ गए कि चलो इस टाइम में वो आके एक मैच कर लेंगे। तो ऐसा ही अब WWE आगे ब्रॉक लेसनर के साथ करेगी। तो आ गए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई डेट्स पर आएंगे भी नहीं। और आई थिंक ब्रॉक के लिए मैं कहूंगा कि वो ठीक है, रोमन रेंस के लिए फिर भी एक्सपेक्टेड होता है यार बंदे को थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, बट ब्रॉक तो भाई शुरुआत से ही ऐसा है, तो वो वीकली शोज पे आना तो हम वैसे भी कभी उनसे एक्सपेक्ट करते भी नहीं है। रोमन रेंस का क्लैश इन पेरिस में मैच है, ये सिर्फ मैं आपको ट्वीट ही दिखाया था। यहाँ पे बंदा बोल रहा है, अब देखो लॉजिक तो है इसमें थोड़ा सा, ये बंदा बोल रहा है कि ये जो क्लैश इन पेरिस का मैच है रोमन रेंस का ब्रॉन्सन रीड के साथ, वो मेन इवेंट तो करेगा नहीं। अब मेन इवेंट ऑब्वियसली वो वाला मैच ही करने वाला जहां पे 4 बंदे फेटल 4 वे करने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब क्योंकि रोमन रेंस शो का जो ऑफिशियल पोस्टर है उस पर सोलो कवर है, मतलब अकेला वो बंदा छपा हुआ है, तो क्या इस मैच में कोई ऐसी स्टिपुलेशन आ सकती है जो रोमन रेंस को मेन इवेंट में भी डलवा दे और ये एक फेटल 5 वे मैच बन जाए? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लॉजिक इसमें बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ये रोमन रेंस, आपको क्या लगता है कि एक दिन में 2 बार रेसल करेगा? कर तो सकता है, लेकिन WWE शायद वैसा करेगी नहीं उनको। और आई थिंक अगर WWE को इनको डालना होता तो वो पहले ही इसको डाल सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस को जब ये किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में लाएंगे तो आई थिंक वो उसको एक ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि इतने सालों के बाद, इतने अपने 1300 प्लस दिनों के रेन के बाद पहली बार जब रोमन रेंस दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के लिए कंपीट करेगा तो WWE इसको अलग वे में मार्केट करना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो यहाँ से WWE इस चीज को अचीव कर सकते, तो फिर उस चीज के जो चांसेस है वो कम है। स्लाइट पॉसिबिलिटी है, बट फिर वही है, रोमन रेंस अपना थोड़ा प्रीमियम आदमी है, वो एक ही शो पर 2 बार रेसल तो शायद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जॉन सीना और लोगन पॉल के जो मैच के ऑड्स हैं वो भी रिलीज हो गए हैं, और भले ही जॉन सीना के पास से चैंपियनशिप गई है, अब शायद ऐसा लग सकता है कि भाई ये बंदा तो अब ऐसे ही हारने वाला है, क्योंकि वैसे जॉन सीना हारते हुए ही आए थे इससे पहले, जब वो अपने फेयरवेल टूर से पहले और फुल टाइम जॉन सीना वाले रन के बीच में आते थे, हमेशा मैचेस वो हारते ही थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑड्स हैं वो कहते हैं भाई इस मैच में हाईली फेवरेट है मैच को जीतने के लिए जॉन सीना, और लोगन पॉल के जीतने का कोई चांस है नहीं। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।